आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक काल के ऊपर। तो आधुनिक काल के इसी डिस्कशन में आज हम पहुंच चुके हैं 1920 से लेके 1947 के टाइम पर जो आधुनिक काल था, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास, जिसका हम विकास यात्रा देख रहे हैं। तो इस समय पर वो जो विकास यात्रा है वो कितनी आगे बढ़ी, ये जो है आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको याद होगा कि 1850 से हमने ये यात्रा शुरू करी थी कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है 1850 से हो गई थी। और उस युग को हमने क्या कहा था? भारतेंदु युग, जो कि 1900 तक हमने देखा था। तो पहला युग तो देखा था हमने 1850 से 1900 तक, जिसे भारतेंदु काल हमने कहा था। उसके बाद जो दूसरा हमने देखा 1900 से लेकर के 1920 तक, जिसे हमने द्विवेदी काल के अंतर्गत पढ़ा। परंतु अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 20 से लेकर 47 तक, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 तक, उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम का इतिहास अब हम देखेंगे। और इसके अंदर हम उन्हीं सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछली वीडियोज़ में जान चुके थे। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो 1850 से 1900 के बीच में जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ थी, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविता, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई और कविता में किस प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिले थे। और बाकी जो गद्य की अन्य विधाएं थी, उनका विकास भारतेंदु युग से जो चालू हुआ वो द्विवेदी युग तक कितना उसका विकास हुआ। और उसी विकास यात्रा को हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कहानी थी, उपन्यास थी, नाटक थे, आलोचना थे, वो 1920 से लेकर 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ उस तक इनका जो स्तर वो किस लेवल तक गया, कितना उनका विकास हुआ। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस टाइम की परिस्थितियों को जानकर, क्योंकि परिस्थितियों को जाने बिना हम लोग उनके साहित्य को समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि किसी भी समाज के साहित्य को समझने के लिए हमें पहले उस समाज की परिस्थिति को समझना होगा। जैसे ही हम उस समाज की परिस्थिति को समझ जाते हैं तो वहाँ का साहित्य समझना हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि जो समाज की परिस्थितियाँ रहती है व्यक्ति उसी से मिल करके बना होता है। एक व्यक्ति क्या है, जो उसके समाज में आसपास चीज़ें घटित हो रही है, उसी का एक तरीके से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रभाव के अंदर आ करके वो क्या है, अपनी रचनाएं लिखता है। अब चाहे वो कहानी लिखे, नाटक लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, मोस्टली उसकी जो परिस्थितियों का जो प्रभाव होता है उसकी लेखनी पर पड़ ही जाता है। तो हमने अगर परिस्थितियाँ जान ली तो हम क्या है, उनके लेखन को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक इससे विपरीत भी होता है कि अगर हमने कहीं का साहित्य पढ़ लिया तो हमें उस समय की, जिस समय पे वो साहित्य लिखा गया है, वहाँ की परिस्थितियाँ पता लग जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इस समय की परिस्थितियाँ बहुत ही शॉर्ट में। तो 1920 से 1947 का समय, आपको पता है इस टाइम पर गांधी जी वापसी भारत आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो गांधी जी के विचारों का पड़ा लेखकों पर। जो इसलिए अगर हम सरल साहित्य का इतिहास अगर आप उठा करके देखो तो इस काल को उन्होंने गांधी युग कहा है। जैसे द्विवेदी युग हमने पढ़ा, भारतेंदु युग हमने पढ़ा, इसी प्रकार से इस काल को जो अपने त्रिपाठी जी हैं उन्होंने इसे गांधी युग कहा है। तो हम इसे गांधी युग बोलकर ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारतेंदु युग पे भारतेंदु जी का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, द्विवेदी युग में द्विवेदी जी का। अब यहाँ पर गांधी युग है तो गांधी की विचारधारा जो थी उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा इस टाइम पर। और भी बहुत सी घटनाएं थी जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ रहा था। अच्छा, बेशक आप इस टाइम पे आप जानते हैं कि गांधी जी काफ़ी सारे आंदोलन कर रहे थे इस टाइम पर, और फ्रांस पर, जहाँ पर जो विदेशों में जहाँ पर जो भी विद्रोह हो रहा था उसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। और आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर अंग्रेज़ों का राज हमारे ऊपर था। तो स्वाधीनता की जो भावना है, जिसे हम भारतेंदु युग से ही देखते आ रहे हैं कि आज़ाद होने की भावना, अपने देश को आज़ाद देखने की, देश प्रेम की जो भावना है, वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्मली मेन रूप से बताऊँ तो यही है परिस्थितियाँ उस समय की। जो मेन हमें जानने की ज़रूरत है वो गांधी जी का प्रभाव। आप में से काफ़ी सारे लोग गांधी जी की विचारधारा से क्या कहते हैं, परिचित तो होंगे ही। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी जी का प्रभाव जिस टाइम पर वो थे कितना ज़्यादा पड़ा होगा लोगों के ऊपर। गांधी जी की विचारधारा आप सभी जानते हैं कि उनका अहिंसा, सत्य का मार्ग, और लोगों को ये विश्वास रखना कि लोग जो है बदल जाते हैं। जो व्यक्ति आज बुरा है वो कल को अच्छा भी हो सकता है। व्यक्ति को एक तरीके से ये देखना कि वो उसमें सुधार आ सकता है। ये सभी गांधी जी की जो मोस्टली एक तरीके से विचारधारा थी, जिसका प्रभाव हमें लेखकों पर भी देखने को पड़ता है। गांधी जी की हृदय परिवर्तन वाली विचारधारा का प्रभाव साहित्य पर हमें देखने को बहुत अधिक मिलता है। अगर हम बात करें उपन्यासों की, सबसे पहला जो गद्य विधा हम डिस्कस करेंगे वो उपन्यास होगा। तो उपन्यास में सबसे पहला नाम जो इस युग में आता है वो है प्रेमचंद जी का।
तो उन्होंने उपन्यास को इस युग में एक अलग ही लेवल पर लेकर के चले गए। और जो प्रभाव हमें प्रेमचंद जी की लेखन पे देखने को मिलता है, ना केवल प्रेमचंद जी पे, लगभग मोस्टली काफ़ी ज़्यादा लेखकों पे देखने को मिलेगा, प्रेमचंद पर विशेष रूप से देखने को मिलता है गांधी जी के विचारों का। गांधी जी की विचारधारा को आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि पाप से घृणा, पापी से प्रेम। इस लाइन से आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं गांधी जी विश्वास रखते हैं कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, जो व्यक्ति पापी है उससे नहीं। गांधी जी इस चीज़ को बड़ा विश्वास रखते थे कि व्यक्ति क्या है, बदल सकता है आगे चल करके, जो आज बुरा है कल को वो बदल भी सकता है। तो ठीक ये जो हृदय परिवर्तन का जो भाव है हमें देखने को मिलता है उपन्यास में सबसे ज़्यादा प्रेमचंद जी की उपन्यासों के अंदर, उनके लेखन के अंदर। और उस समय हृदय परिवर्तन समाज का सत्य भी था, लोग सच में परिवर्तित हो जाते थे गांधी जी की विचारधारा, उनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से लोग सच में उस टाइम पर बदलते थे। परंतु धीरे धीरे जो ये जो स्वभाव था कि लोगों को अपने आप से जो अपने आप को बदलना चाहते हैं वो धीरे धीरे कम होता गया, ये एक अलग बात है। परंतु जिस टाइम पर गांधी जी थे उस टाइम पर वो सत्य तो थी कि लोग सच में बदलते थे। तो उसी का प्रभाव प्रेमचंद जी की कई सारी कहानियों में, उपन्यासों में आपको वो देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हृदय परिवर्तन। यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी हम बात करनी चाहिए वो है यथार्थ और कल्पना। तो ये जो शब्द दो मैंने लिखे हैं, यथार्थ और कल्पना, इस टाइम पर जब मैंने आपको बताया हृदय परिवर्तन वाली बात, आगे चल करके जब प्रेमचंद जी ने ये देखा कि लोगों का जो हृदय है वो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो यथार्थ नहीं है, लोगों का जो स्वभाव है वो उस तरीके से नहीं चेंज होता, तो उन्होंने ये जो यथार्थवाद था हमें उनकी जो इस रचना में आगे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जिसकी मैंने आपसे बात करने वाला हूँ है कल्पना। तो कल्पना जो है हमें ज़्यादातर काव्य के अंदर देखने को मिली, जो इस टाइम पर कविता जो रची जा रही थी उसके अंदर कल्पना का उपयोग वो लोग काफ़ी कर रहे थे, और कथा साहित्य के अंदर यथार्थवाद का बोलबाला था। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन गद्य विधाओं को, वहाँ पर हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले उपन्यास की ओर। तो उपन्यास के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि उपन्यास भारतेंदु युग से ही शुरू हो गए थे, द्विवेदी युग में भी उपन्यास आगे आए बढ़ करके, परंतु इस युग में उपन्यास बहुत तेजी से विकसित हुए प्रेमचंद जी की वजह से। उन्होंने खूब सारे उपन्यास ऐसे लिखे हैं जिन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा अपना महत्व बनाया। प्रेमचंद जी के उपन्यास लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उनकी जो सरल भाषा थी और जो उन्होंने उसके अंदर दिखाया, लोग उससे बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या उपन्यास में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें अपनी समाज में वो देख पाते थे। तो इसलिए जो है प्रेमचंद जी का जो वो उपन्यास था, उनकी जो रचनाएं थी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अगर बात करें उपन्यास की, तो मैंने आपको बताया था कि उपन्यास के अंदर लेखक के पास बहुत सारा खाली स्पेस होता है कि वो किसी भी एक विचार को, किसी भी एक मुद्दे को, किसी भी एक व्यक्ति को या किसी भी एक स्थान को बहुत ही अच्छे से डिटेल से, बहुत उसके पास स्पेस है कि उसे अच्छे से बता पाए। कुल मिलाकर के उपन्यास के अंदर लेखक के पास बहुत सारा खाली स्पेस होता है कि वो अपनी कल्पना को, अपनी रचना को, अपने विचार को जितनी अच्छे से प्रस्तुत करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल डिटेल में बता सकता है ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके। तो उपन्यास इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि उसके अंदर अपनी बातों को अच्छे से रखने के लिए बहुत सा स्पेस मिल जाता है। कहानी जैसी बाउंड्री नहीं होती कि जल्दी से फिनिश करना है, छोटा सा आपके पास पूरा समय है, जितना अच्छे से बता सकते हो उसमें बता सकते हैं। तो एक तरीके से पहले जो महाकाव्य हुआ करते थे, तो महाकाव्यों की जगह अब उपन्यासों ने ले ली थी। अब महाकाव्य नहीं रचे जाते थे, अब उसकी जगह उपन्यास रचे जाते थे, जो कि उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम बात कर लेते हैं इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार प्रेमचंद जी के ऊपर, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं कर ही चुका हूँ और थोड़ी जो रह गई है वो अब कर लेते हैं। कि मेन जो है इसमें प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने उपन्यास को, और जब हम कहानी भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन जो गद्य विधाओं को बहुत आगे तक लेकर के गए हैं। तो प्रेमचंद जी को अगर हम समझ लेंगे तो हम इस समय के उपन्यास को और कहानी का जो विस्तार किस तरह से गया वो भी हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए प्रेमचंद जी की थोड़ी सी विचारधाराओं को समझते हैं। प्रेमचंद जी की दृष्टि बहुत ही व्यापक है। सबसे पहला पॉइंट आप यही मान के चलिए कि प्रेमचंद की उपन्यास में, उनकी कहानी में जो भी पात्र वो चीज़ें लिखते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही व्यापक स्तर पर देखते हैं। उनकी कोई संकीर्ण या छोटी दृष्टि नहीं है। उनके साहित्य में आपको निम्न वर्ग भी मिलेंगे, मध्यम वर्ग भी मिलेंगे, और लगभग उन्होंने निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को लगभग पूरा अच्छे से कवर कर रखा है। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियों में और उनके उपन्यासों में आपको समाज के प्रत्येक व्यक्ति का चित्रण मिल जाएगा। लगभग कुछ चीज़ें जो होती है फिर भी छूट जाती है, परंतु उसके बावजूद भी प्रेमचंद जी ने जितना अपना वो कवर कर सकते थे, जितना उन्होंने
चरित्र, घटनाएं, समस्या उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानी के माध्यम से समेटी है, वो अपने आप में ही अभूतपूर्व है। तो विद्वानों का ये मानना है कि प्रेमचंद जी के योगदान की वजह से जो उन्होंने साहित्य में जितनी चीज़ें लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 100 साल आगे बढ़ा। और जिस हृदय परिवर्तन की बात मैं आपसे शुरुआत में कर रहा था, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो शुरुआती लेखन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें एक समस्या वो उठाते थे और उस समस्याओं को वो एंड में लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसको सुखपूर्वक घटना बना देते थे, यानी उसको सुखद कर देते थे। जो भी समस्या थी वो आखिर तक में सॉल्व हो जाती थी। जो भी व्यक्ति उस समस्या का जड़ होता था, उसका हृदय लास्ट में परिवर्तन हो जाता था किसी न किसी घटना के माध्यम से। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, और ये दूसरा आपका फ्रेंड है। तो आप दोनों फ्रेंड को, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को किसी एक ही लड़की पर क्रश हुआ, ठीक है, क्रश हो गया। उसके बाद ये दोनों ही अपने आप उससे प्रयास कर रहे हैं उससे बात बनाने की। ये एक समस्या है, आप इसे समस्या के रूप में लेना कि एक ही है अपने पास और दो लोगों को, दो हमारे पास दावेदार हैं। तो ये समस्या है, मान लीजिए ये उपन्यास या कहानी कोई चल रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अब होता ये है कि अब इसने करा ट्राई, ठीक है, तो इसकी बात बन चुकी है, अपने इसको नाम दे देते हैं एन की बात बन चुकी है। वाई अपना थोड़ा सा पीछे रह गया है, उसमें क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा लेट हो गया चीज़ों को करने में, तो ये थोड़ा तेज निकला, इसकी बात बन गई है। तो अब जब वाई को पता लगती है ये बात, तो वाई उससे थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब कि थोड़ा सा उससे उदास हो जाता है, उससे दोस्ती उसकी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो एन का भी सेम सिस्टम यही है कि वो भी उससे इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं रहती, उसे लगता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो दोनों के बीच में ये एक गड़बड़ी फैल गई। परंतु एक तीसरा आ जाता है यहीं पर ही, जो कि है ए। तो ये आकर के उसको ये बात बताता है कि भाई जो तेरी इसके साथ ये बनी है बात, उसके पीछे जो रीज़न है वो वाई ने बहुत काम किया था। वाई ने जानबूझ की सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करी कि ताकि तेरी उससे बात बन पाए। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही गहरे अच्छे वाले दोस्त। तो इस वाई ने सोचा कि क्यों ना इसकी मैं कर देता हूँ, उसको खुश कर देता हूँ। तो उसकी कोशिश ने करी। तो जब ये जो बात इसको पता लगती है, तीसरे मित्र से जब बात उसे पता लगती है कि भाई मेरे उस दोस्त ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो उसका अब हृदय परिवर्तन होता है कि कहता है कि छोड़ यार, इसकी ये तो अभी अभी मिली है, इसके चक्कर में मैं अपनी दोस्ती क्यों बर्बाद करूं। तो अपने उस दोस्त के पास जाता है और इन दोनों की फिर से दोबारा से क्या है, बन जाती है बात। दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये जो एक कहानी मैंने आपको बताई, तो ये एक तरीके से मैंने यहाँ पर एक आपको आदर्श स्थिति दिखाई। प्रेमचंद जी के शुरुआती उपन्यास थे, मैंने कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया है कि वो ऐसा ही लिखते थे। मैंने एक उदाहरण दिया है कि आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए, थोड़ा बहुत ही रिलेट कर पाए कि एक आदर्श स्थिति मैंने बस दिखाने की कोशिश करी थी हैं। तो प्रेमचंद जी की शुरुआती कहानी ऐसे ही है, वो समस्या आती थी, फिर बाद में कोई एक पात्र या कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिससे यहाँ पर ये घटा कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्रेमचंद जी की शुरुआती कहानियों का रूप था। परंतु जैसे जैसे प्रेमचंद जी आगे देखते जाते हैं दुनिया, आगे थोड़ी बहुत उनको लगता है कि नहीं, ये जो यथार्थवाद है, यानी जो व्यक्ति है असल में ऐसा नहीं होता है। वो जो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से अपने आप को इतनी जो चीज़ इतनी पसंद आई है वो नहीं बदलते, नहीं छोड़ता है। तो आगे चल करके उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद जी की कहानियों में अगर आप आगे देखेंगे तो आगे ना वो यहाँ पर कोई ए व्यक्ति आएगा, और व्यक्ति अगर आएगा भी वो उसको बताएगा भी तो भी वो व्यक्ति क्या है, नहीं बदलेगा, उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि रियलिटी में भी आपको पता है कि कोई ऐसा नहीं करता है। एक आधे केसेस होते हैं बाई चांस, पर मोस्टली की बात कर रहे हैं कि मोस्टली जो है ऐसा देखने को नहीं ही मिलता है। तो प्रेमचंद जी ने फिर उन्होंने यथार्थ को अपने उसमें साहित्य में यथार्थ को वर्णन करना चालू किया कि जो तो ये थी उनकी बाद में यथार्थ तक पहुंचने की। तो उनकी जो एक आधी कहानियां आएंगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेने की ज़रूरत है कि शुरुआती कहानियों में वो आदर्श स्थिति तो दिखाते थे, लास्ट में जो एंडिंग होती थी वो सुखद होती थी, परंतु जो समस्याओं का वो चित्रण करते थे, यानी जो प्रॉब्लम है वो एकदम रियल करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि ये समस्या एकदम रियल है कि दोनों के बीच में दोस्ती से टूट जाती है, ये रियल समस्या है, परंतु इसका समाधान हमें नहीं पता। प्रेमचंद जी ने तो समाधान इस तरीके से बनाया था, पर आगे प्रेमचंद जी ने समाधान निकालना ही छोड़ दिया कि जैसा कि समस्या वहाँ पर समाज में है उसी को वो बिल्कुल अच्छे से दिखा देते हैं और घटनाओं को चलने देते हैं अपने हिसाब से। तो ये परिवर्तन आया था उनकी लेखन शैली। तो बात कर लेते हैं कि उनकी कहानियों में ज़्यादातर कौन से चरित्र हमें देखने को मिलते हैं। वो ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोगों के बारे में और मध्यम वर्ग के
लोगों के बारे में लिखते हैं। और इसमें भी विशेष रूप से वो किसानों का जीवन जो है ज़्यादातर हम लोगों के सामने लाते हैं। चाहे आप रंगभूमि देखें, कर्मभूमि, गोदान, ये जो उपन्यासों के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी में उन्होंने किसान का जो जीवन है उसी को सबसे ज़्यादा बताया। प्रेमचंद जी के साहित्य में किसानों के बारे में वर्णन के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके साहित्य में वर्ण व्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा खंडन किया गया है। वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह से जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसको वो नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें निम्न वर्ग के शोषण टाइप लगता है उन्हें, इसलिए अपनी रचनाओं में वो वर्ण व्यवस्था का खंडन हमेशा करते हुए आपको नजर आएंगे। और एक बात महत्वपूर्ण सबसे प्रेमचंद जी के बारे में कि प्रेमचंद जी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण किस लिए हिंदी साहित्य में माना जाता है कि उनके नाम पर आज मतलब सब जानते हैं प्रेमचंद जी को, कितना इनका जो महत्व क्यों है। इसका पीछे रीज़न ये माना जाता है कि प्रेमचंद जी ने, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो कैसे उपन्यास थे, एक तरीके से मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे और जासूसी उपन्यास थे। तो इस तरीके की चीज़ें उपन्यासों में चल रही थी। परंतु प्रेमचंद जी जब आए तो उन्होंने एकदम से चीज़ें बदल दी। उन्होंने समाज की जो समस्या है, लोगों की समस्या है, उसको अपने उसमें उठाया। समाज के लोगों का जो जीवन है, सामान्य जीवन, उसको इस तरीके से बताया उपन्यास में कि लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गए। ये बहुत ही बड़ी बात थी अपने आप में कि जो जासूसी मनोरंजन के लिए पढ़ने वाले व्यक्ति को समाज की रियल समस्याओं से जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा, अपनी कहते क्षमता के हिसाब से करके दिखा दिया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आज के समाज में आप देखते होंगे जो अब की जो फिल्म बनती है ज़्यादातर मनोरंजन और वल्गैरिटी भी फैलाती है ज़्यादातर, जो कि समाज को चाहिए भी वही चीज़, तो इसलिए वो बनाते भी हैं। परंतु प्रेमचंद जी ने देखो अपने टाइम पर कितना युग परिवर्तक काम किया था कि पूरा युग ही उन्होंने बदल के रख दिया कि लोगों को सामाजिक मुद्दों पे लेकर के आ गए, जो कि आज के टाइम पर भी काफ़ी सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे परंतु वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पर प्रेमचंद जी ने अपने टाइम पर वो चीज़ करके दिखाई थी, इसीलिए जो उनका महत्व है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए आज प्रेमचंद जी को लगभग सब जानते हैं, उनकी कहानियों से सब वाकिफ भी है। अंतिम बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास में आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि उनके यहाँ जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, जो चरित्र है और जो परिस्थितियाँ हैं, इससे पहले हमने देखा था कि परिस्थितियों का प्रभाव चरित्रों पर नहीं पड़ रहा था, परंतु प्रेमचंद जी जो साहित्य अब लिख रहे थे उसके अंदर परिस्थिति का प्रभाव पात्र पे पड़ता है। पात्र जो है परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहता है, कभी यानी परिस्थिति जैसी बदलती है तो पात्र भी उसके हिसाब से विकसित होता रहता है। अब जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो पहले से ही फिक्स नहीं है, यानी कि अगर वो अच्छा है तो पूरे उपन्यास में अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदल लेता है, जो कि वास्तविकता में भी ऐसा ही होता है कि परिस्थितियाँ जब जैसी होती है व्यक्ति अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेता है। परिस्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा ही रहता है, ठीक रहता है। परिस्थिति बदलती है, व्यक्ति देखा गया है कि परिस्थिति बदलने पर अगर उसकी परिस्थितियाँ बुरी होती है तो ऐसे ऐसे काम भी कर देता है जिसके बारे में वो कभी उसने सोचा नहीं था, वो बुरी रास्तों पर भी चल पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो रियलिटी है प्रेमचंद जी अपने साहित्य में लेकर के आए कि परिस्थितियों का प्रभाव चरित्र पर पड़ रहा था और चरित्र जो है शुरुआत से ही फिक्स्ड नहीं था, वह अपने आप परिस्थिति के अनुसार बनता जाता था और या फिर बिगड़ता जाता था। ये थी एक आखिरी विशेषता जो उनके उपन्यास में भी और कहानी दोनों में देखने को मिलती है। सामान्य विशेषता है, लगभग दोनों में समान रूप से पाई जाती है। बात कर लेते हैं प्रेमचंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, गबन, निर्मला और उनका जो एक लास्ट आखिरी उपन्यास था मंगलसूत्र, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने उपन्यासों के नाम, जितने भी लेखकों के नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं उन सभी के नाम और इनकी रचनाएं आपको वहाँ मिल जाएगी। इस टाइम पर और भी महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने उपन्यास लिखा। पहले उपन्यासकार हमने प्रेमचंद जी के बारे में जान लिया, तो दूसरे जो उपन्यासकार है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, वृंदालाल वर्मा। तो इनकी ज़्यादातर उपन्यास थे वो ऐतिहासिक उपन्यास थे, जिसमें झांसी की रानी, मृगनयनी ये प्रमुख रूप से हैं। पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा। दूसरे जो उपन्यासकार थे इस टाइम पर यशपाल थे। यशपाल आप सभी जानते हैं, यशपाल बहुत ही फेमस राइटर हैं। का जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है दिव्या, जो कि 1945 में छपा था। तो अब चलते हैं अगले उपन्यासकार की ओर। अगले उपन्यासकार है राहुल संस्कृत्यान। एक बात याद रखना, ये जो मैं आपको जितने भी उपन्यासकार बता रहा हूँ प्रेमचंद जी के बाद, ये सब वो उपन्यासकार है जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, जिसमें राहुल संस्कृत्यान भी आते हैं, पंडित, और ये जो 5वें नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
था द्विवेदी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में छपी। जो उपन्यास ऐतिहासिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है और इसमें प्रेम का भी वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप पढ़ सके ये जो उपन्यास, जैसे मैंने दिव्या बताया, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप इन्हें अगर मौका मिले तो पढ़ के जरूर देखना चाहिए। तो अगले उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा, जो कि वो भी ऐतिहासिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अगर थोड़ा सा पढ़ना चालू किया तो इसे खत्म करे बिना नहीं रह पाओगे। इसके अंदर बेसिकली वो बताते हैं कि पाप और पुण्य असल में ये है क्या, तो उसकी एक अलग ही परिभाषा दी है भगवती चरण वर्मा जी जो है अपने उस उपन्यास के माध्यम से देते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। अगर जानना है तो उनका ये उपन्यास आप पढ़ सकते हैं। तो अगले उपन्यासकार हैं वो है रांगे राघव। तो इनका जो एक उपन्यास फेमस है मुर्दे का टीला, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर उसके आधार पर लिखा गया है, जो कि 1946 में छपा था। ये जो मैंने आपको अभी तक बताया ये सारे थे ऐतिहासिक लिखने वाले इस युग में, कि इनके ज़्यादातर उपन्यास ऐतिहासिक थे। अब आपको समझना है कि प्रेमचंद जी के टाइम पर दो प्रकार के उपन्यासकार थे। एक जो प्रेमचंद जी जैसा लिख रहे थे और दूसरा जो प्रेमचंद जी से थोड़ा सा अलग लिख रहे थे। तो प्रेमचंद जी आपको पता है वो सामाजिक मुद्दों को ज़्यादातर उठाते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं। तो ऐसे उपन्यासकार जो ऐसा ही लिखते थे, विशंबरनाथ वर्मा कौशिक, जिनका एक उपन्यास है जिसका नाम है माँ। इसी प्रकार से दूसरे प्रताप नारायण मिश्र है, जिनकी एक उपन्यास है विदा। और फिर अगले अगर मैं उपन्यासकार की ओर बढ़ूं, जिनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, जयशंकर प्रसाद, जिनकी तितली और कंकाल ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यासकार है जो इन्होंने लिखा था। अब अगली बात करते हैं हम निराला। तो निराला जी के बहुत सारे उपन्यास हैं जो उस टाइम पर उन्होंने लिखे। इसमें से कुछ प्रमुख है प्रभावती, अलका, बिल्लेसुर बकरिया, भट्ट, चतुरी चमार। तो ये सब निराला जी की है। अगली जो है पांडे बेचैन शर्मा। पांडे बेचैन शर्मा का एक उपन्यास दिल्ली का दलाल, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, तो उन्होंने इसी टाइम पर लिखा था। तो अब अगले हम बात कर लेते हैं जो प्रेमचंद जी से अलग लिख रहे थे। ये तो सामाजिक लिख रहे थे, वो है इधर बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसके अंदर आप प्रमुख रूप से ये 3-4 कवियों के नाम है, बस इतना ही और आपको इसमें पता चल जाएगा। जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, आज्ञे और उपेंद्र नाथ अशक। ये प्रेमचंद जी से अलग कैसे, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेमचंद जी समाज के बारे में लिखते थे, ज़्यादातर उनकी समस्याओं को उठाते थे। तो इन लोगों ने क्या करा, उसी समाज में से एक व्यक्ति को उठा लिया और उसकी समस्याओं के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में बात करने लग गए। स्पेशली एक तरीके से व्यापकता को छोड़ करके ये एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति की बात ये लोग करते थे। इसमें सबसे प्रमुख उपन्यासकार मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले आते हैं जैनेन्द्र। इनके तो प्रसिद्ध उपन्यास है वो सरिता और दूसरा त्यागपत्र। अगला हम बात करेंगे आगे जी के बारे में। तो आगे जी ने लिखा है शेखर एक जीवनी। अब चलते हैं वो इलाचंद्र जोशी जो यहाँ पर रह गए हैं। तो इलाचंद्र जोशी का जो उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है सन्यासी, पर्दे की रानी। तो ये इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अब चलते हैं उपेंद्र नाथ अशक की ओर। गिरती दीवार इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उपेंद्र नाथ अशक। तो ये जो 4 लेखक के मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा प्रेमचंद जी से अलग लिख रहे थे, जिस प्रकार का वो लिखते थे उससे अलग लिखते थे, मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो इस टाइम का उपन्यास आपने देख लिया, ऐतिहासिक उपन्यास थे और बाकी जो प्रेमचंद जी सबसे प्रमुख थे और उनसे अलग लिखने वाले ये जो एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर लिख रहे थे। अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी पर भी आपको सबसे महत्वपूर्ण जो इस टाइम पर कहानीकार थे वो है प्रेमचंद जी। उनकी जो मैंने जितनी सारी विशेषता बताई लेखन की, वो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। यहाँ पर मेन बात जो आपको जानने की ज़रूरत है कि प्रेमचंद जी की मैं आपको अब कहानियों के नाम बताता हूँ, जिससे आपको शायद अंदाज़ा लग जाएगा कि वो किस प्रकार की कहानियाँ उस टाइम पर लिख रहे हैं। प्रेमचंद जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लगभग उन्होंने हर विषय पर लिख दिया है। तो उन्होंने ऐतिहासिक, व्यंग्यपूर्वक कहानी, प्रतीकात्मक कहानियाँ, लोक वार्ता से संबंधित कहानी और इसी प्रकार से काफ़ी सारी कहानियों को अगर हम उनकी कैटेगराइज करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐतिहासिकता में उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो आती है दिल्ली की रानी और शतरंज के खिलाड़ी। ये ऐतिहासिक कहानियाँ हैं उनकी। और इसी प्रकार से दो बैलों की कथा, ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। और हृदय परिवर्तन की कहानियाँ तो बतेरी है। कुछ प्रमुख आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस्तीफा, नमक का दरोगा, ये उनकी हृदय परिवर्तन से रिलेटेड कहानियाँ हैं। और उनकी कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो कि पूर्णतः यथार्थ के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर बिल्कुल भी आदर्शवाद उन्होंने नहीं दिखाया, बिल्कुल जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनकी कफन की कहानी और पूस की रात, आप ये दो ऐसी कहानी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने पूरा यथार्थ दिखाया है, जो समस्या है जैसी है वैसा का वैसा रख दिया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि वो व्यक्ति बदला नहीं था।
कुछ इसी प्रकार की जो समस्या है उन्होंने समस्या को दिखाया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला वहाँ। तो पीडीएफ में आपको अच्छे से ये सब नाम जो है डिटेल में मिल जाएगा, कौन सी कहानी उन्होंने कब लिखी थी, कैटेगराइज करके सब अच्छे से मिल जाएगा। अभी बस कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ अन्य कहानीकारों के बारे में। तो अन्य कहानीकारों में आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस टाइम पर जो कहानियाँ लिख रहे थे वो ऐसी कहानियाँ थी जो एक व्यक्ति के मन की जो गहरी परतें होती है, उसके मन में क्या चल रहा है चीज़ें, उसकी खुद की क्या समस्या है, तो इस प्रकार की कहानी लिखने की शुरुआत जयशंकर प्रसाद जी ने कर दी थी इस टाइम पर। तो चलिए और लेखकों को जान लेते हैं। इस टाइम पर जो कहानी लिख रहे थे राय कृष्णदास लिख रहे थे, यशपाल मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण राइटर है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यशपाल जी की जो कहानियाँ थी ज़्यादातर वो इस टाइम पर ये एक मार्क्सवादी या फिर प्रगतिशील लेखक जिसे हम कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा से ये प्रभावित है। इनकी कहानियों पर उसका असर हमें देखने को मिलता है। मार्क्सवाद का इनकी कहानियों पर प्रभाव होना, इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी कहानियों में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का ज़्यादातर जिक्र देखने को मिलता है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका यथार्थ चित्रण ये अपनी कहानियों में करते हैं, जिससे इनकी जो कहानियों के अंदर है व्यंग भी हमें देखने को मिल जाता है। अगले राइटर की ओर बढ़ते हैं, वो है राहुल संस्कृत्यान। इनकी एक प्रमुख कहानी है सतमी के बच्चे, 1935 में लिखी थी, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। राहुल संस्कृत्यान का नाम लिखते समय आप लोग एक बात याद रखना कि ये राहुल संस्कृत्यान है, संस्कृत्यान नहीं है। ये जो संस्कृत में हम लिखते हैं ना संस्कृत, तो ये जो शाह आता है आधा शाह इसमें नहीं आता। तो इनके नाम पर अगर आप देखोगे तो सांकृत्यान, तो ये वाला आपको मेनली याद रखना है कि सांग और सीधा क्रि आ जाएगा, कोई आधा शाह यहाँ पर नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखकर भी दिखाया है कि संकृत्यान। तो ये शब्द गलत, नाम गलत लिखने से आप इससे बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपेंद्र नाथ अशक की। तो उपेंद्र नाथ अशक जी ने भी इस टाइम पर काफ़ी सारी कहानियाँ लिख रहे थे। जैनेंद्र भी लिख रहे थे और इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। तो जैनेंद्र के बारे में आपको बता दूं कि जैनेंद्र की कहानियों में ज़्यादातर आपको दार्शनिकता का पुट जो है देखने को मिलेगा। उनकी कोई भी कहानियाँ मतलब सिंपल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ दार्शनिक विचारधारा ये अपने उसमें जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो जोशी जी हैं, तो इनकी कहानी में फ्रॉइड के मनोविश्लेषण का जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। तो मेन रूप से जो मैंने आपको इधर ऊपर भी बताया था कि जो उपन्यास प्रेमचंद जी से अलग लिख रहे थे और ये लोग स्पेशली एक व्यक्ति की समस्याओं के ऊपर केंद्रित होकर के अपनी जो है रचनाएं लिखते हैं। तो उसके अंदर उसकी जो मनोस्थिति में क्या चलती है, वो एक व्यक्ति के मन में क्या जो उसकी जो कहते हैं ना गहरी परतों को खोलना, मन की मनोविश्लेषण से संबंधित चीज़ें जो कि पहले पश्चिम में चालू हुई थी, फ्रॉइड नाम का व्यक्ति था वहाँ से। तो इनकी जो रचनाओं में उन सब चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। मूलतः इनकी कहानियों में व्यक्ति केंद्र में रहता है, उसकी समस्या केंद्र में रहती है, उसके मन की जो गहरी परतें हैं उसको खोलना, उसको दिखाना इनके साहित्य का मूल उद्देश्य रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नाटक की ओर। तो इनकी जो कुछ रचनाओं के नाम मैंने नीचे लिख दिए होंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं नाटक की ओर। तो इस टाइम पर 1939 में इप्टा करके एक जननाट्य संघ स्थापित हुआ था। तो जननाट्य संघ ने इस टाइम पर अन्य भाषाओं में, जो भारतीय की जो अन्य भाषा थी उसमें जो नाटक लिखे गए थे उन सभी का मंचन करना चालू किया था। तो इस टाइम पर जो नाटक लिख रहे थे लोग, जो जिनके नाटकों का मंचन ज़्यादातर हो रहा था, उसमें जेपी श्रीवास्तव, बलराज साहनी और अशक जी प्रमुख रूप से आते हैं। अब आ जाते हैं आलोचना की ओर। अभी तक जो इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आलोचना का रूप आपने जो देखा वो अब तक सामान्य स्तर का चल रहा था, परंतु अब जिस व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो व्यक्ति जब आता है तो आलोचना को एक नई दिशा की ओर लेकर के चले जाते हैं। तो व्यक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनके आने के बाद जो आलोचना है वो एक नए स्तर पर पहुँची। अब आलोचना जो है सिर्फ सही और गलत ये बताने तक केंद्रित नहीं रही, जो आलोचना है इससे कई ज़्यादा बढ़ करके सामने आई। रामचंद्र शुक्ल जी का जो ध्यान आलोचना में गया, वो जो लेखक था, जो लेखक किसी रचना को लिखता है तो उसकी मनोस्थिति क्या रहती है, वो किस मनोस्थिति में क्या सोच करके, मतलब कोई भी चीज़ अगर वो लिख रहा है तो वो क्यों लिख रहा है उस चीज़ को, उसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, तो कैसी परिस्थितियों में वो रहा, उसकी मनोस्थिति क्या है। तो एक तरीके से रचना को जानने से पहले वो उस लेखक को जानते हैं, उस लेखक की मनोस्थिति को देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसे जानने के बाद फिर आते हैं वो उसकी रचना पर, और उसकी रचना को भी वो एकदम व्यापक दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग एंगलों से, और उसकी नई व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो आलोचना को उन्होंने इस स्तर तक पहुंचाया। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो रचना तक सीमित नहीं रहे,
वो लेखक तक पहुंच गए कि लेखक की मनोस्थिति तक को अध्ययन करेंगे जिसने उस रचना को लिखा है। उसके बाद उसकी रचना पर भी आएंगे कि उन्होंने कैसा लिखा है। तो ये थी शुक्ल जी के टाइम पर आलोचना की स्थिति, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्थिति मानी गई। आलोचना का जो मुख्य कार्य होता है वो अर्थ को विस्तार देना होता है। जो भी बात उसमें कही गई है उसको नए नए दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की जाती है, उसको थोड़ा सा और ब्रॉड किया जाता है और उसे आधुनिकता से जोड़ करके उसका जो अर्थ है उसको और ज़्यादा व्यापक किया जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहला कि उन्होंने जो काव्य शास्त्र प्राचीन समय पर लिखे गए थे, पहले प्राचीन काव्य शास्त्र था, उसको उन्होंने फिर से नए अर्थ में उन सभी का वर्णन किया, उनको नए अर्थों में लिखा, उनका जो अर्थ का जो है विस्तार किया, जो कि मैंने आपको बताया आलोचना का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ का विस्तार देना। तो काव्य शास्त्र को उन्होंने नए अर्थों में प्रस्तुत किया। दूसरी ओर उन्होंने जो प्राचीन साहित्य लिखे गए थे उनके अर्थ को भी उन्होंने विस्तार दिया, जिसमें मुख्य रूप से जयसी, तुलसी और सूरदास इनकी जो रचना थी उसको अर्थ विस्तार दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक और विशेषता ये है कि वो किसी की भी अगर आलोचना करते हैं तो उनकी आलोचना कृति को और उस लेखक को एक पहचान भी दे देते हैं, कि जैसे उन्होंने तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि कहा कि वो लोकमंगल के बारे में ज़्यादातर लिखते हैं, यानी एक ऐसी बात वो खोज निकालते हैं उनके साहित्य में से जो उन्हें और साहित्यकारों से अलग करती है। ये शुक्ल जी की एक और खासियत थी महत्वपूर्ण, कि वो साहित्यकारों के अंदर ऐसी खूबियाँ ढूंढ लेते थे जो अन्य दूसरे साहित्यकारों में नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर और भी कई बातें हो सकती है, अंत ही नहीं है इनके ऊपर बात करने का, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कवि है, जितनी चाहे उतनी बातें हो सकती है। परंतु हमारे पास समय की कुछ बंदिशें हैं, उसको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो अगले लेखक हैं इस टाइम पर जो प्रमुख आलोचक थे, नंदुलारे वाजपेयी जी के बारे में बात कर लेते हैं। वाजपेयी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की छायावाद और रहस्यवाद से संबंधित जो उनके विचार थे उससे वो सहमत नहीं थे। मानना था कि कविता के अंदर से रहस्यवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। रहस्यवाद कविता करने के लिए महत्वपूर्ण है। कई ऐसे विषय होते हैं जिनका हमें अगर उनका वर्णन करना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में बताना है, बेसिकली अगर उन विषयों को बताना है तो उसके लिए हमें रहस्य का सहारा लेना पड़ता है। उसे हम कविता से इस प्रकार से नकार नहीं सकते हैं उसे हम। वाजपेयी जी ने इसी प्रकार से कई अन्य महत्वपूर्ण लेखक जैसे मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी जी, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी, इन सब के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी निबंध लिखे हैं। वो आपको और पता लग जाएंगे जब आप पढ़ोगे। तो अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें अपने वो जो वीर गाथा काल कहते हैं उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि वो वीर गाथा काल नहीं है, उसका जो नाम है आदिकाल होना चाहिए। अगर आपको ये जानना है तो आदिकाल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी, वहाँ मैंने बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचना में कबीर को एक नई तरीके से कबीर की व्याख्या करी। इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कुछ बातें लिखी थी, परंतु उन्होंने कबीर के साथ उतना न्याय नहीं कर पाए थे, कबीर को वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाए थे, जो कि बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस कार्य को संभाला और उन्होंने उन्हें अच्छे से समझा और कबीर को फिर से समाज के सामने एक नए रूप में अपनी रचना के माध्यम से वापस लेकर के आए। इस टाइम के अगले जो प्रमुख आलोचक हैं वो है नागेंद्र जी। नागेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। इनका जो ये कथन है छायावाद के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आप इसे याद भी रख सकते हैं। नागेंद्र जी ने खूब सारी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें सुमित्रानंदन पंथ, साकेत, एक अध्ययन इन्होंने लिखा है। चल करके डॉक्टर नागेंद्र जी ने रीतिकाल पर अनुसंधान किया, उस पर रिसर्च करी और उन्होंने रस सिद्धांत पर काफी सारे ग्रंथ लिखे। इसी प्रकार से इस टाइम के जो प्रमुख आलोचक है रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते हैं। आलोचना के विकास में रामविलास शर्मा जी का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसी प्रकार से पंडित के आगे मैंने नाम जो लिख रखा है, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्धांत सिंह चौहान, ये सभी प्रमुख आलोचक रहे हैं। लास्ट और अंतिम जिसकी हम बात कर लेते हुए कविता। इस टाइम पर जो कविता लिखी जा रही थी, मेन रूप से जो इस टाइम पर कविता की जो प्रवृत्ति थी उसको छायावाद के नाम से पुकारा गया है। और छायावाद क्या है आपको बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो में बता देता हूँ, और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आप छायावाद और छायावाद के बाद की जो स्थिति है वो बिल्कुल अच्छे से छायावाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। छायावाद आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था नागेंद्र जी का, उनका एक कथन बताया था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इसी से आप समझ सकते हैं कि इससे पहले जो कविताएं लिखी जा रही थी
वो सभी कविताएं जो बात करती थी सामाजिक मुद्दों की बात करती थी, जो एक व्यापक स्तर पे होता था। यानी कि ये समाज है, आप मान लीजिए पूरा का पूरा, तो कविताएं अभी इसके ऊपर लिखी जा रही थी। इस समय जो मैंने आपको बताया 20 से 47 से पहले की जो कविताएं थी वो इस टाइम पर इस समाज का वर्णन करती थी। परंतु अब जो कविताएं लिखी जा रही है उसमें बदलाव ये आया है कि ये जो सामाजिक समस्या है, इसके अंदर आपको पता है ये समस्या है व्यक्ति की है, और इसमें कई सारे व्यक्ति हैं, उनकी सामूहिक समस्या का वर्णन हो रहा है। तो इसमें से किसी एक व्यक्ति की समस्याओं के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में, यानी उसी एक व्यक्ति पर केंद्रित तो हो जाना, ये क्या है, छायावाद की मुख्य विशेषता है कि वो एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। वो कविताएं एक व्यक्ति को लेकर के लिखती है। अब तो छायावाद को आप नॉर्मली तौर पर इस तरीके से ही समझ लीजिए कि जो व्यापक तौर पर जो समस्याओं का पहले वर्णन हो रहा था वहाँ पर से हट करके एक व्यक्ति पर केंद्रित हो करके उसी की समस्याओं पर बात करना या उसी के बारे में बात करना क्या है, ये है छायावाद। जहाँ पर मैं शैली का भी उपयोग हो जाता है, मैं, मेरा, इस प्रकार की शैली, यानी एक व्यक्ति पर केंद्रित वो लोग हो जाते हैं, वही है छायावाद। तो इससे जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा छायावाद क्या है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। छायावाद आप कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे कि छायावाद क्या होता है, और छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, और छायावाद का अंत कैसे होता है, उसके बाद क्या शुरू हुआ, फिर कौन से कवि आए, पूरा अच्छे से जानेंगे। 1947 का जो मैंने आपको जो पीरियड अभी बताया है ये भी पूरा नहीं हुआ है। ये छायावाद जो एक टॉपिक है ये पूरा रह चुका है, जो अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक कर दो, कमेंट में खूब सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इसी प्रकार की और बहुत बेहतरीन वीडियोस आती रहेगी चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।